3 रोज के बाद फिर मेरा वही बयान था। पुलिस ने मेरे 2 रिमांड लिए और 1 महीने तक उन्होंने जब अपने सारे सितम मुझ पर आजमा लिए तो जैसे उन्हें मेरे बयान पर यकीन आ गया। उन्होंने सोचा मुमकिन है सरवन सिंह ने ही सिर्फ नंबर बनाने के लिए मुझे जासूस कहा हो और मैं हकीकत में वही हूँ जो मैं कह रहा हूँ। तफ्तीश के खात्मे के बाद मुझे वापस उसी थाने में लाया गया और एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया जिसने जुडिशल रिमांड पर मुझे जेल भेज दिया। मेरे रुफका ने सरवन सिंह को यूं ही नहीं छोड़ दिया था, उन्होंने दूसरी ही रात मेरा इंतकाम ले लिया। मुझे उसी थाने में उसकी इबरतनाक मौत का वाकया सुनने को मिला था। उसे मेरे किसी पुरस्कार साथी ने रातों रात सरहद उबूर करके उसको घर समेत हैंड ग्रेनेड से उड़ा दिया था और सिवाय मेरे और किसी को इल्म नहीं था कि पुरस्कार शख्स जसवंत था, मेरे अजीम साथी जसवंत, जिसने अगले ही रोज सरवन सिंह से मेरा हिसाब चुका दिया था। सरवन की मौत ने जैसे मेरे सीने पर रखी पत्थर की सिल हटा दी। मेरा हौसला दो चंद हो गया। जब मैं कमरा अदालत से बाहर निकला तो एक हुजूम मेरा नजारा करने के लिए वहां मौजूद था। क्योंकि भारतीय पुलिस उन दिनों किसी पागल शख्स को भी गिरफ्तार कर लेती तो उसे भी पाकिस्तानी जासूस ही मशहूर किया जाता, जबकि मेरे मुताल्लिक तो अखबारात ने न जाने क्या क्या अफसाने तराशे थे। नजारा करने वाले उसी हुजूम में हमारे कारखाने का एक मुलाजिम भी शामिल था, शायद उसी इलाके का रहने वाला था। जैसे ही उसकी नजरें मुझसे मिली मुझ पर गोया बिजली सी गिर गई। मैंने अपनी तमाम तर कुव्वत इरादी के साथ खुद को नॉर्मल रखा और उसे ये शक न पैदा होने दिया कि मैं प्रकाश बाबू हूँ। हुआ तो यूं ही, लेकिन उसने अगले रोज जब वो काम पर गया तो प्रकाश से मेरा तस्करा कर दिया। मैं चूंकि इतना लंबा कभी गायब नहीं हुआ था, प्रकाश ने जब पाकिस्तानी जासूस का नाम सुना होगा तो यकीनन बेचारे के पांव तले से जमीन निकल गई होगी, लेकिन उसने लड़के को जरा शक न होने दिया और यही जाहिर किया कि मैं कहीं बाहर गया हूँ और खुद इंक्वायरी करने गुरदासपुर आ गया, जहाँ कड़ी से कड़ी मिलाता बिलाखिर वो मुझ तक पहुँच गया। गुरदासपुर जेल तक मुझे थाने वाले ही छोड़ाए थे। उन्होंने ड्यूटी में दाखिल होते ही पाक स्पाई का नारा लगाया। एक दफा तो मेरा खून खौल उठा। वो कमबख्त अभी तक मुझे जासूस बनाने पर तुले हुए थे। उस नारे के साथ ही वहाँ मौजूद करीबन सभी लोगों ने गर्दन घुमा घुमा कर एक नजर मुझ पर डाली और एक डिप्टी जेलर ने अपनी जेर निगरानी मेरी तलाशी लेकर मुझे अंदर सियासत खाने में धकेल दिया। ये जेल का वो अहाता था जहाँ उमूमन गैर मुल्की कैदियों को रखा जाता है और कुछ पाकिस्तानी यहाँ पहले से मौजूद थे। जेल का माहौल यकसर मुख्तलिफ था। यहाँ कम से कम मुझे इस नफरत का सामना न करना पड़ा जो थाने और तफ्तीशी मराकज में मेरे लिए पाई जाती थी। मैंने जहाँ भी अपना तारुफ बतौर स्मगलर करवाया और स्मगलर को ये लोग बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, जबकि जासूस उनके लिए गाली की हैसियत रखता है। जेल के चक्कर में ले जाकर जो एक तरह से हर जेल का ऑपरेशन हेडक्वार्टर होता है, मेरे पाँव में लोहे की बेड़ी पहना दी गई। ये पहला तोहफा था जो हर नए आने वाले पाकिस्तानी को पेश किया जाता और उस वक्त तक ये पाँव से न उतरती जब तक उसे रिहाई नसीब न होती या फिर वो मर न जाता। मुझे जेल में बंद सिख मुलजिमों ने पहनने के लिए कपड़े दिए और चाय से मेरी तवाज़ो करके मेरा हौसला बढ़ाया। करीबन 15-20 दिन तक तो मुझे ये इल्म ही ना हुआ कि मैं कहाँ हूँ। हर वक्त जहन पर सोचें सवार रहती। मेरे बैरूनी जख्म तो भरने लगे थे, हाथ पर पट्टी होने लगी थी, लेकिन अंदर का घाव गहरा होता जा रहा था। जब कभी पूनम की याद आती मैं कट कर रह जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने तकदीर से समझौता कर लिया। पूनम की जुदाई ऐसा हादसा तो नहीं था, लेकिन लाशऊरी तौर पर शायद मैं शुरू ही से खुद को उस वक्त के लिए तैयार करता आया था, इसलिए ये अलमिया मैंने किसी हद तक बर्दाश्त कर लिया। 15-20 रोज बाद जब मैं पुलिस गार्ड के साथ तारीख पर जा रहा था तो मेरी हैसियत किसी खास मुलजिम की नहीं थी। मैं पाकिस्तानी जरूर था, लेकिन मुझसे भी गार्ड वालों ने वही रवैया अपनाया जो उन्होंने बाकी हवालातियों के साथ रवा रखा था। इन लोगों को अपना गर्विदा बनाने के लिए मैंने अपनी जीदारी के ऐसे ऐसे अफसाने घड़ लिए थे कि वो अशश कर उठे। हमें अहाता कचहरी में बिठा दिया गया, जहाँ हवालातियों के गिर्द उनके मिलने वालों का झमघट्टा लग गया था। उसी हुजूम में मुझे प्रकाश का खोया खोया चेहरा नजर आया। मुझे देखते ही जैसे वो सुन होकर रह गया। मैंने भी गर्दन झुका ली, इसके अलावा मैं कर ही क्या सकता था। प्रकाश आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ गया। उसकी हालत देखी न जाती थी। जिस ज़हनी अजियत से वो उस वक्त दो चार था, उसके आसार उसके चेहरे से हवैदा थे। मेरे करीब आकर उसने बमुश्किल भैया कहा। उसका गला रिंध गया। मैं बमुश्किल उसे यही कह पाया, खुदा के लिए जब्त करो प्रकाश, वरना। उसने पलट कर मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और उनसे आंसू टपक पड़ने को बेकरार थे। खुद मेरी हालत भी बयान से बाहर थी, लेकिन मैं जानता था कि अगर हमारे किसी अमल से आपस की आशनाई साबित हो गई तो दुनिया की कोई ताकत कम से कम प्रकाश और उसके घराने को एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने से नहीं बचा सकेगी। गार्ड के तमाम मुलाजिमीन हवालातियों के वारिसों से माल पानी ऐंठने में उलझे हुए थे और हवालाती अपने वारिसों में। हमारी तरफ किसी का ध्यान न था। मैंने चंद लफ्जों में प्रकाश को बता दिया कि मैं वाकई पाकिस्तानी स्मगलर हूँ। हमारा इंटरनेशनल गिरोह है।
और मैं भारत में उनकी आड़ में काम कर रहा था, लेकिन मेरे किसी अमल से कभी उन पर आंच नहीं आएगी। आखिर में मैंने उससे इल्तिजा की कि वो घर में किसी को मेरी असलियत न बताए, ये मुझ पर उसका बड़ा एहसान होगा। वो दीवानों की तरह टुकर टुकर मेरे चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। मेरी बात सुनकर चुपचाप उठा, शायद आंसू बहाने गया था। बेचारे ने वहां मौजूद कैंटीन से मेरे लिए चाय और समोसे भिजवाए। ये वहां मामूल की कार्रवाई थी, इसलिए किसी के उस तरफ ध्यान देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चाय खत्म होते ही मुझे तारीख के लिए आवाज पड़ी। जब मैं कमरा अदालत में दाखिल हो रहा था तो प्रकाश ने बड़ी फुर्ती से मेरी मुट्ठी में 100 के 2 नोट थमा दिए। उससे ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा मैंने उन्हें छुपाने में किया। अदालती कार्रवाई से फारिग होकर जब पुलिस गार्ड मुझे वापस लिए जा रही थी तो प्रकाश मुझे एक कोने में खड़ा नजर आया। वो बच्चों की तरह बिलक रहा था। आने जाने वाले हैरानी से उस पागल लड़के को देख रहे थे। शायद इसके किसी अजीज को लंबी सजा का हुक्म मिला है, उन्होंने यही सोचा। खुद मेरी हालत क्या थी, शायद दुनिया की किसी लुगत में उसे बयान करने के लिए अल्फाज न ढूंढ सकूं। जेल पहुंचकर जब मैं शाम को नमाज पढ़ने लगा तो दुआ मांगते हुए बेइख्तियार रो दिया। दिल का सारा लहू आंखों के रास्ते मैंने अल्लाह ताला के हुजूर बहाकर यही इल्तिजा की कि वो इस राज को राज ही रखे और मेरे किसी अमल से उन पर कोई हर्फ न आने दे। जेल में इन पैसों की मदद से मैंने नए कपड़े और यहाँ इस्तेमाल की मुख्तलिफ चीजें हासिल की। करीबन एक हफ्ते के बाद एक रोज जब हम जेल के अस्पताल में दवाइयों के बहाने जा रहे थे तो मैंने एक हवालाती को अपने लिए कोशां पाया। ये लुधियाने का एक बदमाश था जिसने मेरा नाम जानने के बाद गुड़ देने के बहाने कागज का एक टुकड़ा भी मुझे थमा दिया। ये खत प्रकाश की तरफ से था। वो तमाम खतरे मोल लेकर भी अपने रिश्ते की सदाकत आजमाने पर तुल गया। भैया, मैं तुम्हारी बात पूरी नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करना। अगर मैं पूनम को न बताता तो वो मर जाती, वो अब भी मर जाएगी। मुझसे घर वालों की हालत देखी नहीं जाती। बाकी तो सब कुछ बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन पूनम नहीं। भैया, मैं इंसान हूँ, तुम्हारी तरह स्मगलर नहीं। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है, लेकिन इस वचन के साथ कि वो अपने साथ किसी और को नहीं मारेगी। वो बहुत बहादुर लड़की है भैया, हमारी तरह बुज़दिल नहीं। उसने बड़े हौसले से सारी बात सुनी और एक आंसू तक नहीं बहाया। उसे सकता भी नहीं हुआ। अब उसने मुझसे सिर्फ एक इल्तिजा की है कि मैं एक मर्तबा उसे आपकी शक्ल दिखा दूं। ये पागल लड़की है, एकदम पागल। भैया, मैं अपनी तमाम तवानाइयां तुम्हारी रिहाई के लिए वक्फ कर दूंगा। जो कुछ मुमकिन हुआ कर गुजरूंगा। और हाँ, इस तारीख पर तुम्हारी एक झलक देखने पूनम भी मेरे साथ आएगी। ये है तो जुल्म, लेकिन हमें रुलाया है तो कुछ हक हमें भी दो। भैया, हम अगले जन्म में तुमसे जरूर मिलेंगे। तब तुम पूनम का सामना कैसे कर पाओगे? मैं जानता हूँ तुम कातिल भी बन सकते हो, लेकिन तुम में मौजूद इंसानियत कभी नहीं मर सकती। अब भी तुम्हारा प्रकाश। प्रकाश का खत पढ़कर मैं रोया नहीं, मैं पागल भी नहीं हुआ, मैं मुस्कुरा दिया। अब तक शायद मैं रूहानी मदहोशी के आलम में जीस्त फरार के दौराहे पर खड़ा था। प्रकाश के दुख को महसूस करके मेरी रूह उससे मौजूद मेरे आसमानी ताल्लुक की बिना पर गुदगुदा उठी। प्रकाश के दुख ने उसे बालिदगी अता की थी। मैं तो अब तक लाशऊरी तौर पर अपनी खोई हुई मोहब्बत और हिम्मत को यकजा करने में ही मसरूफ था। वक्त कितने ही दुख किसी की झोली में डाल दे। जिंदगी की शाहराह पर चलते चलते अगर प्रकाश जैसे लोग मोड़ पर मिल जाएं तो ये जिंदगी कभी गिरा नहीं गुजरती। मैंने वो खत फौरन जाया कर दिया और अपने सेल में इस तरह आकर अपने बिस्तर पर गिरा जैसे कोई हजारों मील का लंबा फासला तय करने के बाद हाँप हाँप कर बेबस हो चुका हो। लेकिन ये कैफियत वक्ती थी। फिर मैं उठकर बैठ गया। पूनम की मोहब्बत ने मुझे जीने की नई उमंग दी थी। मेरे डावाडोल जहन को अमल की राह पर गामजन किया था। मैं खुद को उस लम्हे के लिए तैयार करने लगा जब मुझे मोहब्बत की उस वीनस का सामना करना था। उस रोज जब मुझे अदालत में पेश होने के लिए जेल नंबरदार लेने आया तो जैसे जमीन ने मेरे पांव पकड़ लिए। मेरे कदम मन मन के बोझल हो रहे थे। बार बार एक ही सोच मुझे परेशान किए दे रही थी, मैं पूनम का सामना कैसे कर पाऊंगा। और आखिर वो लम्हा भी आ गया। प्रकाश ने जानबूझकर ऐसा मौका मुंतखब किया था। हम तारीख भुगत कर वापस जा रहे थे। मैं बस के कोने वाली सीट पर सर बाहर निकाले बैठा हुआ था जब लोगों के हुजूम में मेरी नजर उस वफा की देवी पर पड़ी। सफेद साड़ी में मलबूस वो प्रकाश का सहारा लिए खड़ी थी। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों की पुतलियों ने हरकत करना बंद कर दी। वो फटी फटी नजरों से मुझे देखती रही। यही था हिजरत कर जाने का लम्हा। तब मेरी तवानाइयां, तरबियत, चालाकी, होशियारी सभी तो मुझे उसके हुजूर अकेला छोड़ गईं। सारे सबक मुझे याद थे, लेकिन फरार की राह नसीब न थी। मैंने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। मुबादा उस अप्सरा की तस्वीर धुंधली पड़ जाए। मैं उसे जहन के किसी ऐसे गोशे में महफूज कर लेना चाहता था जहां से लाख खुरचने के बाद भी उसे मिटा न पाऊं। इन लम्हों को मैं अपनी शरियानों में महफूज कर लेना चाहता था ताकि खून की गर्दिशें इस सरापा इसारो वफा को मेरे अंदर हमेशा जिंदा रखें। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पर पांव रखा तो मोहब्बत की पार्वती ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो मुझे अलविदा कह रही थी।
अगले जन्म तक के लिए। उसे अब भी विश्वास था कि हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। मेरी आंखें यूं छलकीं जैसे सावन की बरखा अचानक बरसा करती हैं। आंसुओं की ये तेज धारे जाने कितनी आहन पोश चट्टानों का सीना चीर कर बाहर आए थे। ये मेरी बुज़दिली नहीं थी, मुझ में बर्दाश्त का बड़ा हौसला था। बेहौसला होता तो वहीं मर जाता। मैं उन आंसुओं के लिए खुद से कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। ये तो नजराना अकीदत था जो मेरी आंखें उस शहीद वफा के हुजूर पेश कर रही थी। ये आंसू तो मोहब्बत की मेराज थे। 7 समंदर इनके आगे हेज हैं। जब तक बस ने अगला मोड़ न काटा, मैं गर्दन मोड़े उसे देखता रहा। मैं भी रोना चाहता था, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर धाड़े मार मार कर अपनी मोहब्बत का मरसिया अलापना चाहता था। लेकिन मैं किसके गले लगता? कौन मुझे तिफल तसल्लियां देते? मैं कितना अकेला था, कितना तन्हा था मैं। अपना देश याद आ गया होगा मियाँ जी। मेरा साथी जो मेरे साथ ही हथकड़ी से लैस था मेरी तरफ हमदर्दी से देखने लगा। बुरे काम किए तो ये दिन देखना पड़ा, अब क्यों रोते हो? हौसला करो, कोई बात नहीं, हमारे भी उस तरफ गिरफ्तार हैं। सबको आखिर अपने घरों को लौटना है, हमारी गार्ड के एक ज्ञानी किस्म के सिपाही ने मुझसे कहा। मैं खामोशी से सर झुकाए वहां मौजूद दूसरे हवालातियों के रिमार्क्स सुनता रहा। कोई मुझ पर तरस खा रहा था, किसी को मुझ पर गुस्सा आ रहा था, कोई मुझे तसल्लियां दे रहा था और कोई जंग को गालियां। जेल वापस पहुंचने तक मैं पूनम की बिखरी यादें समेटता रहा। फरार के इम्कानात को मैंने हमेशा मद्देनजर रखा था, लेकिन जहां मौजूद अपने हमवतनों से उसकी तवक्को फजूल थी। अज़ियतें बर्दाश्त करते करते ये लोग बेबसी का शिकार हो चुके थे और उन्होंने हालात के आगे हथियार डाल दिए थे। जबकि उनके ख्यालात जानने के लिए मैंने 1-2 मरतबा बिलवास्ता गुफ्तगू छेड़ी तो मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। फिर मेरे जहन ने एक दूसरी लाइन पर काम करना शुरू किया। यहाँ एक कत्ल का मुल्जिम दिलीप सिंह भी हमारे साथ ही बंद था और मेरे साथ उसकी खासी दोस्ती भी थी। वो पंजाब के एक सरहदी देहात का रहने वाला था और स्मगलिंग करने की शदीद ख्वाहिश रखता था। मैंने यहाँ अपना ताल्लुक स्मगलरों के जिस ग्रुप से जाहिर किया था वो इतना बाअसर ग्रुप था कि शायद ही सरहदी देहात का कोई शख्स उससे नावाकिफ हो। दिलीप सिंह की बड़ी ख्वाहिश थी कि उसका राब्ता भी उस ग्रुप से कायम हो जाए। मैंने उसकी इस नेक ख्वाहिश पर काम करने पर आमादगी जाहिर की। दिलीप सिंह को चंद रोज कबल ही 20 साल कैद की सजा हुई थी और चंद दिनों में ही उसका चालान दूसरी जेल में जाने वाला था। मैंने 2 दिन में ही उसका ईमान खराब कर दिया। हमारा मंसूबा कुछ इस तरह तय पाया कि मैं कल ही अदालत में सरहद पार करने का इकबाल जुर्म करके सजा पाऊंगा और सजा पाते ही पाकिस्तानियों को एक खास जेल में भेज दिया जाता है। दिलीप सिंह भी अपना चालान उसी जेल में डलवाएगा। हम दोनों को इकट्ठे ही गार्ड लेकर जाएगी। रास्ते में उसके साथियों की मदद से हम फरार हो जाएंगे। इकट्ठे पाकिस्तान पहुंचेंगे जहां से उसको हम किसी दूसरे मुल्क भिजवा देंगे और 3-4 साल बाद जब वो करोड़पति बन जाएगा तो भारत पर लानत भेजकर अपने बाकी घर वालों को भी उसी मुल्क में बुलाकर आबाद हो जाएगा। ये मंसूबा मैंने कुछ इस चालाकी से उसके जहन में डाला और उसके सामने मुस्तकबिल का ऐसा सुहाना नक्शा खींचा कि दिलीप सिंह पागल हो गया। उसने बिलाखिर फैसला कुन लहजे में कहा, ठीक है जवाना। मैंने उसे गैरत दिलाई, देखना कहीं मौके पर पीठ न दिखा जाना। दिलीप सिंह मूंछों को ताव देता हुआ बोला, मैं सिख का बच्चा हूँ मियाँ, किसी लाले की औलाद नहीं। अगले रोज मेरी तारीख थी। मैंने इकबाल जुर्म कर लिया और अदालत ने मुझे 1.5 साल की कैद सुनाई। दिलीप सिंह ने अपनी मुलाकात पर अपने साथियों को एतमाद में लेकर मदद पर आमादा कर लिया और करीबन 3-4 रोज के बाद हमारा चालान नाभ जेल के लिए डाल दिया गया। इस असना में दिलीप सिंह ने जेल के डॉक्टर से साजबाज करके उसकी मुट्ठी गर्म की और इंसानी हमदर्दी का वास्ता देकर उसे इस बात पर आमादा कर लिया कि वो मेरे लिए ये सिफारिश कर दे कि मैं जाली बीमारी की वजह से जिसका शिकार मैं सजा के फौरन बाद हो गया था, लोहे की सलाखों वाली बेड़ी के साथ सफर नहीं कर सकूंगा, मुझे सिंगल वाली बेड़ी पहना दी जाए। हमने इस बात की किसी को हवा भी न लगने दी कि मेरी बेड़ी बदल जाएगी। डॉक्टर को सिर्फ यही इल्म था कि दिलीप सिंह ने यह काम मेरी हमदर्दी हासिल करने के लिए किया है, क्योंकि जल्द या बदेर हम दोनों रिहा हो जाएंगे। उसके बाद हम मिलकर स्मगलिंग किया करेंगे। अल्लाह ताला मुसब्बबुल असबाब है। जब उसने किसी की बिगड़ी बनानी हो तो गैब से उसके लिए ऐसा सामान पैदा कर देता है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। उस रोज सिर्फ हम 2 कैदियों का चालान जा रहा था और हमें ले जाने वाले थे एक बूढ़ा हवालदार और 2 सिपाही। जेल से बाहर निकलते ही वो हमारे यार बन गए। एक तो वहीं से गायब हो गया क्योंकि उसने इस काम के लिए पहले ही से अपना TADA अपने साथियों को दे दिया था। अब एक हवालदार और एक साथी हमारे साथ रह गए। मैंने जेल में दाढ़ी और मूछें इस कदर बढ़ा ली थी कि पगड़ी बांधने पर कोई भी मुझे शनाख्त न कर पाता। चूंकि सफर के आगाज ही में 50 रुपए उनको चाय पानी के लिए दिलीप सिंह ने दे दिए थे, इसलिए वो हम पर मिटे जा रहे थे और खासे मेहरबान नजर आते थे। मैंने दानिस्ता प्रकाश को इस तबादले से बेखबर रखा था। अलबत्ता उसकी तरफ से वक्तन फवक्तन मिलने वाले पैसे जो अब करीबन 400 रुपए हो चुके थे, मेरे
मेरे पास महफूज थे। हम दोनों ने धारीवाल की बनी बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ रखी थी और मैंने भी दिलीप सिंह की तरह सर पर पगड़ी बांध रखी थी। जब तक खुद मैं किसी से तारुफ न करवाता मुझे भी भारतीय कैदी ही समझा जाता। सिखों की रिवायती कमजोरी शराब की बोतल की शक्ल में पुलिस वालों के पास दिलीप सिंह के रिश्तेदारों ने पहुंचा दी थी, जो हमें जेल के बाहर मिलने आए थे। गुरदासपुर से हम एक ट्रेन के जरिए अमृतसर पहुंचे, जहां से रात को हम एक पैसेंजर में सवार हो गए जिसके डिब्बों में सवारियां न होने के बराबर थीं। खिड़की के नजदीक ही हमने 2 बर्थों पर कब्जा कर लिया। स्टेशन से दिलीप सिंह ने मछली खरीदी और ट्रेन चलते ही दोनों पुलिस वाले और दिलीप बोतल पर टूट पड़े। दिलीप सिंह ने खुद बमुश्किल 1 या 2 पैग पिए। मुझे उन्होंने रस्मन दावत दी, लेकिन मेरे सिर्फ एक बार ना कहने को ही काफी समझकर चुपके हो रहे। लुधियाना के करीब ट्रेन पहुंची तो हवालदार सोने के लिए ऊपर बर्थ पर चला गया। हम दोनों एक ही हथकड़ी में बंधे हुए थे। दूसरे सिपाही को भी बार बार ऊंघ आने लगी थी, कुछ शराब का नशा और कुछ शदीद सर्दी। नींद से लड़ने की कोशिश में उसकी आंखें कभी बंद होती और कभी खुलती। जैसे ही हम लुधियाने से चले मैंने दिलीप सिंह को तैयार किया। उसने आंखों ही आंखों में रजामंदी जाहिर कर दी। सिपाही ने हमारी हथकड़ी का कड़ा अपनी पेटी से निकाल कर हाथ में पकड़ रखा था। दिलीप सिंह ने ऊँघते हुए सिपाही से कहा, महाराज जी जरा पेशाब करेंगे। उसने लाल लाल आंखों से हमारी सम देखा और शराब के नशे में लड़खड़ाती जबान से इजाजत दे दी। हमारी बर्थ की पुश्त डिब्बे में बनी लैट्रीन से मिली हुई थी। खुद वो गधा वहीं बैठा रहा। हम दोनों हथकड़ी संभालते हुए उठ खड़े हुए, क्योंकि यहाँ गाड़ी की रफ्तार न होने के बराबर थी। उठने से पहले मैं हथकड़ी से अपना हाथ निकालना नहीं भूला था। लैट्रीन की तरफ जाते हुए हमने मुड़कर एक मर्तबा फिर ऊँघते हुए सिपाही और नींद में खर्राटे लेते हुए हवालदार पर नजर डाली और उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ गए। लैट्रीन के नजदीक मैंने हाथ हथकड़ी से बाहर निकाल लिया। दिलीप सिंह हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। उसने मुझे बेख्तियार दाद दी, हश के गुरुजी। हमने दरवाजा खोला और पायदान पर पांव रखते हुए एक दूसरे के पीछे अंधेरे में छलांगे लगा दी। ट्रेन की रफ्तार कम थी और खैरियत गुजरी। मुझे तो कोई चोट न आई। मैंने पहले छलांग लगाई थी, उसके बाद दिलीप सिंह कूदा। जब तक ट्रेन गुजर नहीं गई मैं जमीन से चिपका लेटा रहा। उसके साथ ही मैं बिजली की फुर्ती से उठा। न जाने मेरे जिस्म में इतनी ताकत कहां से ऊद कर आई थी। रेलवे लाइन के करीब 2 पत्थर मैंने उठाए और एक दूसरे के ऊपर बेड़ी के कड़े बार बार रख कर जरबे लगाई। बेड़ी टूटी और मैं आजाद हो गया। इस अमल में बमुश्किल 1 मिनट सर्फ हुआ होगा। मेरी नजरें अभी तक दूर जाती गाड़ी की रोशनियों पर जमी हुई थी। मुझे हैरत हुई, दिलीप सिंह अभी तक अपनी जगह से नहीं उठा था। जब भागकर उसके नजदीक गया तो मेरा दिल डूब गया। मेरे मोहसिन से अंदाजे की गलती हो गई थी और वो बजाय दूर गिरने के पत्थरों के ऊपर ढेर हो गया था। उसका सर फट चुका था और वो बेहोश पड़ा था। दिलीप सैया, मैंने उसे करीबन झंझोड़ डाला, लेकिन वो बदस्तूर खामोश रहा। मेरी नजरें अभी तक गाड़ी की बत्तियों पर जमी थी। झुककर उसकी धड़कनें सुनी। वो जिंदा था, लेकिन चोट खासी ज्यादा लगी थी और अभी मैं इसी शशोपंज में मुब्तला था कि क्या करूं क्या ना करूं कि मुझे गाड़ी की रोशनियां ठहरती नजर आईं। शायद हमारे फरार की इत्तला हो गई थी और पुलिस वालों ने जंजीर खींचकर गाड़ी रोक ली थी। अब सिवाय भागने के और कोई चारा न था। मैंने अलविदाई नजर अपने मोहसिन पर डाली, उसे बड़े दुखी दिल से खुदा हाफिज कहा और दीवाना वार एक समत में भागने लगा। भागते भागते हाँपने लगा तो रुक कर सांस ले लिया। मुसलसल मुशक्कत से न जाने कौन से जख्म हरे हो गए थे कि वजूद फिर दुखता हुआ फोड़ा बन गया। टांग की तकलीफ दोबारा ऊद कर आई, लेकिन इनकी परवाह किसे थी। आजादी के खूबसूरत तस्वुर के सामने ये सख्तियां, ये दुख सब हेज थे। मुझ पर भागने का जुनून सवार था। सुबह तक मैं भागता और चलता रहा। इस दौरान गिरफ्तारी का खौफ बराबर मुझ पर मुसल्लत रहा। मुझे इल्म था कि पुलिस बौखलाए हुए कुत्तों की तरह मेरा पीछा कर रही होगी, लेकिन मैंने भी अब दिल में तहिया कर लिया था कि कभी जिंदा इन वैश्यों के हाथ नहीं आऊंगा। सुबह के करीब जिस जगह मैं पहुंचा ये देखकर हैरान रह गया कि जहां मैं पहले भी आ चुका हूं। मैंने रातों रात 20 मील से ज्यादा सफर तय कर लिया था और करीबन शाम ढले मैं दुनिया नगर पहुंच चुका था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।